को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मीडिया के हमारे मित्रों, आज लगभग पूरे देश का भ्रमण समाप्त करके मैं रांची में हूं और हम लोगों ने इसको प्लान ही इसी तरह किया था कि अभियान का अंत हम रांची से करेंगे, झारखंड से करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि 27 जून को मैंने अपना नामांकन दाखिल किया था विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में। अनेक हस्तियां उस दिन मेरे साथ थीं विपक्ष की, और 28 जून से ही मैं निकल गया पूरे देश के भ्रमण पर। और वो इसलिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इकलौता चुनाव है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो पूरे देश का चुनाव है। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कोई खड़ा होता है तो एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा होता है तो पूरे देश से एक तरह से खड़ा होता है। और इसीलिए हम लोगों ने ये उचित समझा कि हम लोग जितने प्रदेश हैं वहां जाएं और 2 कार्यक्रम वहां पर निश्चित रूप से करें। नंबर 1 कि वहां पर जितने समर्थक विधायक हैं, अन्य साथी हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात की जाए, उनसे समर्थन मांगा जाए। और दूसरा कि हर जगह पत्रकार वार्ता की जाए। और जहां जहां मैं गया वहां वहां इसी प्रोग्राम के अनुसार मैं चला। आज रांची में हम इसका समापन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि रांची की मीडिया इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित है। और मैं एक विशेष संदेश आज अंत में रांची की मीडिया के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद संविधान में एक सर्वोच्च पद है, लेकिन और हर 5 साल पर उसके चुनाव होते हैं। इस बार का चुनाव कुछ बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। मैंने स्वयं भी कल्पना नहीं की थी। जब मुझे विपक्षी दलों ने अपना साझा उम्मीदवार बनाया और मैंने स्वीकार किया, तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि ये चुनाव जो है मेरे दृष्टिकोण से एक अभियान का रूप ले लेगा। लेकिन वही हुआ। और जहां जहां मैं गया वहां पर मैंने जैसे कहा कि मीडिया के मित्रों से बातचीत हुई और चारों तरफ एक संदेश जो हम देना चाहते थे वो गया, न केवल लोकल मीडिया में बल्कि देश की मीडिया में भी। संदेश क्या है? संदेश ये है कि हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जब हमने 29 तारीख को त्रिवेंद्रम से अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उस दिन मैं ये नहीं कहने की स्थिति में था। इतना कह सकता था कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन प्रजातंत्र देश में समाप्त प्राय हो रहा है, ये मैं आज रांची में कह सकता हूं, त्रिवेंद्रम में 29 तारीख को नहीं कह सकता था। और जब मैं कहता हूं कि समाप्त प्राय हो गया, तो मेरा अभिप्राय उन सरकारी पार्लियामेंट्री आदेशों से है जो कल परसों के बीच में पारित हुई।
आप सब अवगत हैं कि दो डेवलपमेंट हुआ। एक तो ये हुआ कि संसद में बोलते समय कौन कौन के से शब्द अनपार्लियामेंट्री माने जाएंगे, इसकी एक सूची सर्कुलेट कर दी गई। और वो कितना हास्यास्पद है वो आप भी उतने ही वाकिफ हैं जितने हम वाकिफ हैं। आप वहां पर खड़े होकर नहीं कह सकते हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि ये सब अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न केवल सत्ता पक्ष के लोग, वो तो पहले से करते आ ही रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष के संसद सदस्य हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है सरकार के द्वारा कि वो सरकार का स्तुतिगान करेंगे, सरकार की शिकायत नहीं करेंगे। क्योंकि जहां उन्होंने सरकार की शिकायत शुरू की, तुरंत आसन से निर्देश आ जाएगा कि आपका ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है। और मान लीजिए कोई धारा प्रवाह बोल रहा है और हर वाक्य में आप उसको टोकिए कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, तो फिर वो बोल कैसे पाएगा, अपनी बात रख कैसे पाएगा। संसद के अंदर जो चर्चा हो रही है उस पर इस प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरी बात, संसद के ठीक बाहर, लेकिन संसद परिसर में आज तक यह अधिकार था राजनीतिक दलों का, यह अधिकार था संसद सदस्यों का कि वो आके बाहर विरोध करें। कई बार ऐसा हुआ कि हाउस में विरोध हुआ और हाउस में विरोध होने के बाद जब हाउस अडजर्न हो गया, स्थगित हो गई कार्रवाई, तो तुरंत विपक्ष के लोग बाहर निकलते थे और पार्लियामेंट परिसर में आकर अपना विरोध दर्ज कराते थे। महात्मा गांधी जी की जो विशाल प्रतिमा है उसके सामने बैठते थे, अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ बैठते थे, पत्रकार मित्रों से बातचीत करते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट परिसर के भीतर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोल सकते। जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर, देश का संसद, उस संसद का ये हाल हो गया। इसके पहले जो लोकशाही की संस्थाएं थीं, उसका एक एक करके किस प्रकार ह्रास हुआ, हम सब उससे वाकिफ हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन आज लोकशाही का जो मंदिर है, प्रजातंत्र का जो मंदिर है, वो इस प्रकार खत्म हो गया। तो अब हम कैसे कहें कि प्रजातंत्र इस देश में बचा हुआ है? केवल 5 साल में एक वोट जाकर डाल देना वो प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र को हर दिन जीवित रहना पड़ता है। वो प्रजातंत्र कहाँ गया जिस प्रजातंत्र को हमारे संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की। कहाँ गया वो संविधान? कहाँ गया संविधान? कहाँ गए संविधान के वो मूल्य? कहाँ गया हमारा प्रजातंत्र? इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की लड़ाई इस बार हो रही है वो उससे व्यापक हो गई। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई की अंत का अंत नहीं है, लड़ाई की शुरुआत है। देश भर में घूमकर मैंने जो एक भावना देखी है, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग बहुत उद्वेलित हैं, बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। अपने को व्यक्त कर सकें या ना व्यक्त कर सके, मीडिया के माध्यम से वो बात आगे बढ़े या ना बढ़ सके, लेकिन एक अजीब सा डर का वातावरण इस मुल्क में आज के दिन है। डर का वातावरण।
और मैं जोर दे के इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग शामिल हैं। उनके जो नंबर 2 आदमी है ना, जो देश के गृह मंत्री महोदय हैं, वो भी डरे हुए हैं। कैबिनेट के सब मिनिस्टर्स डरे हुए हैं, संसद सदस्य डरे हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग डरे हुए हैं, आम जन बिजनेसमैन डरा हुआ है। और जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इस देश में फैल गया है। और इसीलिए मैं फिर जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो और जिसमें लड़ने की हिम्मत हो। बाकी सब लोगों को ये लोग दबा देंगे, चबा जाएंगे। और इसलिए ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे अपने सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा कि ये आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, पहचान की लड़ाई, कि वो किस वर्ग से आती है, मैं किस वर्ग से आता हूं, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं, जिसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूं, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकशाही बचे, इस देश का संविधान बचे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमादा हैं उसको नष्ट करने में, उसको समाप्त करने में। इन वेरी स्टार्क टर्म्स, दिस इज द बैटल, दिस इज द फाइट टुडे। थैंक यू। एक एक करके पूछेंगे तब ना मैं दूंगा। आप कौन? आप पूछिए यार। जी, उनसे हमको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी इस विषय पर। अगर महाराष्ट्र में सरकार टूट गई तो आप समझते हैं कि 2.5 साल के बाद उन लोग बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उनको अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, पार्टी को तोड़ को दूसरी पार्टी बनानी चाहिए। ये प्योर खेल हो रहा है पैसे का, ये प्योर खेल हो रहा है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का। गोवा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, और वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक पहले, तोड़ने की क्या जरूरत? कोशिश तो की इन्होंने, टूटा नहीं वो दूसरी बात है। मैं भोपाल में था परसों। भोपाल में भरी महफिल में एक विधायक ने उठ के कहा कि हमको इतनी राशि का ऑफर है, अगर मैं वोट दे देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में। वहां पर एक लीडिंग हिंदी अखबार है जो रांची में भी चलता है, उसका मुख्य पृष्ठ पर हेडलाइन था 28 कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति के विधायकों को तोड़ने की तैयारी, ताकि वो क्रॉस वोटिंग करें राष्ट्रपति के चुनाव में। आप समझते हैं कि ये महाराष्ट्र की सरकार है, उसको गिरा देंगे? तो इस ओर मेरा इशारा था कि डर चारों तरफ है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में किस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आप पूछ चुके एक सवाल, और लोगों को पूछ लेते हैं। हेलो, एक, हाँ, आप क्या समझते हैं? नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं। आपने सवाल पूछा कि भारी पड़ रहा है। मैंने कहा आपसे पहले, मैं कह चुका हूं कि ये किसी पहचान की लड़ाई नहीं है कि मैं किस वर्ग से आता हूं, मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी खड़ी हैं वो किस वर्ग से आती हैं, उसकी लड़ाई है। मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कहा था कि अगर आप सचमुच में उनको शक्ति देना चाहते हैं तो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाइए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना? अपना पद छोड़ के
अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद सौंपते हैं, क्यों? राष्ट्रपति का पद जो है बहुत गरिमा का पद है, लेकिन सीमित पावर का वाला पद है, ठीक है ना? तो उनको अगर चाहते हैं वो कि बहुत तरक्की करे ये वर्ग वो वर्ग, तो उसको प्रधानमंत्री बनाए जहां शक्ति है। एक मिनट गोप जी, इनको बोल लेंगे। हाँ हाँ। सर, झारखंड राज्य से आज तक ना कोई प्रधानमंत्री बना ना राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ का जो राजनीतिक दल है स्थानीयता के तौर पर आपको समर्थन करना चाहिए? अगर हम आजसू की बात कर ले, जेएमएम ऑलरेडी घोषणा कर चुकी है कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, जिस प्रकार बीजेडी ने स्थानीयता के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता हूं कि इसी आधार पर किसी का समर्थन करना चाहिए कि हमारे, तो फिर वो होगा कि हमारे सूबे के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, फिर होगा कि हमारी जात के हैं, फिर होगा हमारे जिले के हैं, हमारी गली के हैं, तो ये कहाँ जाके बात रुकेगी? इसलिए दोनों व्यक्तित्वों का एनालिसिस वोटर्स को करना चाहिए। इसमें वोटर कौन है? इसमें वोटर है चुना हुआ विधायक और सांसद, ठीक है ना? वोट में पार्टियों की तरफ से कोई विप जारी नहीं होगा और वोट सीक्रेट है। क्यों ऐसी व्यवस्था की गई? इसलिए ये व्यवस्था की गई कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार उम्मीदवार का चयन करें, उसके पक्ष में वोट करें। और मैं आपके माध्यम से वो बात मैं कहना भूल गया, आज मैं खुल के यहाँ पर कहना चाहता हूँ रांची में कि जितने भी वोटर्स हैं राष्ट्रपति चुनाव के, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इस देश में एक बार पहले भी कॉन्शियस वोट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो चुका है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट दे चुके हैं और जिसको अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट मिला था वही कैंडिडेट जीता था। इस बार मैं अपनी तरफ से अपील कर रहा हूं सारे वोटर्स से कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके अनुसार वोट कीजिए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।